मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण में आपका अलंकार के बाद भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम आपको पेज नंबर आपको 68 निकालना है। उसमें देखिए अलंकार हम पढ़ रहे थे, शायद आप लोगों ने आओ करे 5 और 6 कर दिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो भी एक बार देखिए। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर आओ करे 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। तो आंसर है, क्वेश्चन है, फर्स्ट है अलंकार का क्या अर्थ है। तो अपन इसका पेज नंबर कितने में दिया है ये देखिए 66 में। अलंग शब्द अलंकार शब्दों से मिलकर बना है। अलंग शब्द का अर्थ है भूषण अर्थात गहना। जिस प्रकार भूषण का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है, उसी प्रकार भाषा में सौंदर्य के लिए अर्थ व शब्दों को सजाकर प्रकट किया जाता है। भाषा के इसी सौंदर्य को अलंकार कहते हैं। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये तालिका आप बना सकते हैं। उसमें देखिए 66 में ही ये पूरा है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इस शब्दालंकार को 2 भागों में विभाजित किया गया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, है ना, और श्लेष अलंकार 3 भागों में। और अर्थालंकार के भी 3 प्रकार है, मुख्य रूप से उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक, और अतिशयोक्ति और मानवीकरण, है ना। इसके 5 प्रकार बता दिए गए और इसको हमने पूरा डिटेल में आपको समझा दिए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यमक अलंकार किस प्रकार का अलंकार है। तो हम यहाँ से अलंकार यमक अलंकार की परिभाषा यहीं से हम देख सकते हैं कि यमक अलंकार में क्या होता है। ये पेज नंबर 69 में अलंकार जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त किया गया हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, है ना। एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और उनके अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अगर आप चाहें तो पेज नंबर भी लिख सकते हैं, ताकि आप कॉपी में नहीं भी लिखेंगे तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, तो पेज पलट लीजिए। यह आपको उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ से मिल जाएगा कि जहाँ प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानु, मनु, जनु, मनहु, जनु आदि, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है ना। जैसे सुमुखी गली में निकलती मनु गुलाब की टहनी लचकती। सुंदर गली में ऐसे निकलती है मानो गुलाब की टहनी लचकती। ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद देखिए मानवीकरण अलंकार को स्पष्ट कीजिए। ये 68 नंबर का पेज, ये हो गया आपका मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय गुणों का वर्णन हो, यानी निर्जीव का सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ फूल और कलियों में मानव की क्रिया हंसने और मुस्काने को दर्शाया जाए, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। अब देखिए उपमा रूपक अलंकार में उदाहरण सहित अंतर बताइए बोला। तो ये 67 नंबर का पेज उपमा रूपक अलंकार। यहाँ पर देखिए उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना समान धर्म या गुण के आधार पर किसी अन्य वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई। उसके बाद देखिए उपमा अलंकार के 2 अंग हैं, उपमेय और उपमान। हमने 4 बताए थे, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 दिया। यानी जिसकी तुलना की जाए, यानी किसकी तुलना की जा रही है, बच्ची की, तो वो क्या कहलाएगा, उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाए, मतलब किससे की जा रही है, फूल से, तो वो क्या कहलाएगा, उपमान, है ना। और बहुत से उदाहरण इसमें दिए, तो ये हो गया उपमा अलंकार। उसके बाद दोनों की परिभाषा, उदाहरण और उसको समझाना है ना, तो अंतर आपका बन जाएगा। अब देखिए जहाँ धर्म या गुण की समानता के कारण उपमेय व उपमान का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात जहाँ 2 वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ चरण को कमल का रूप दे दिया गया, यानी जो चरण है हमारे पैर जो है उसको क्या बता दिया गया, भगवान के वो कमल के समान है, यानी कि कमल बना दिया गया कि कमल के समान है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उसके बाद देखिए अगला अतिशयोक्ति अलंकार का परिचय देखिए 68 नंबर का पेज। यहाँ पर देखिए जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हाथ में तलवार देखी वीर की, सैकड़ों हाथी गिरे बेहोश, यानी कि बस तलवार को पकड़ते देखा और हाथी बेहोश होकर गिर गए। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, जब तक हम उसको मारेंगे नहीं तब तक उनके सिर नीचे नहीं गिरेंगे। तो यहाँ कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार। ये हो गया आपका आओ करे 5। अब देखिए आओ करे 6, ठीक है। आओ करे 6 में देखिए निम्नलिखित वाक्यों
में आए अलंकार व उनके भेद बताइए। तो सबसे पहला है मुख चंद्रमा सा सुंदर, कौन सा अलंकार है? सा। उपमा अलंकार, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान, यहाँ तुलना की गई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नील गगन सा शांत था रो रहा, हृदय था रो रहा, यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, है ना। उसके बाद पेंसिल से लिखना है आपको, तो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानो आया तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद देखिए उसकी चीख से मेरे कान फट गए, कोई चीखेगा तो क्या अपने कान फट जाएंगे? नहीं, है ना। तो बढ़ा चढ़ाकर जहां पर बात कही जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, है ना। तो धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु सब नभ कांपे विकल हुए जीवों के प्राण, यानी कि विधियों के प्राण निकल गए उसके धनुष को उठाते ही। तो ये भी बात यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद देखिए अगला फूल हंसे कलियां मुस्काई, है ना। यहाँ पर फूल किसके समान मुस्कुराए हैं? कलियों, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति का चित्रण जहाँ पर किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, यहाँ पर बार बार वही वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी बार बार वही वर्ण आया है, अक्षर आया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। मतलब जहां पर एक ही वर्ण किया वो बार बार दोहराया जाता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला देखिए तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, जहां एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार किया जाता है वहां और दोनों के अर्थ अलग होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो यहाँ तीन बेर, बेर मतलब कि बेर मतलब फल, है ना, और बेर यानी कि बार, यानी कि समय। तीन बार वो खाना खाती थी, अपन ऐसा बोलते हैं ना, तीन बार वो खाना खाती है, तो यहाँ पर बोला है कि तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, यानी कि बेर तीन खाती है फल मतलब, और तीन बार खाती है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। दोनों बेर का अर्थ अलग, एक फल है और दूसरा समय है। ठीक है, अब ये आपने कर लिए। अब उसके बाद देखिए हम अगला चैप्टर आपको भाषा लिपि और व्याकरण बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए भाषा क्या होती है ना। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसके द्वारा मनुष्य भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, है ना, तो वो आप तक पहुंच रहा है और आप जो बोलेंगे वो हम तक पहुंचेगा, तो यही साधन, आने जाने का जो साधन है वही क्या कहलाता है? हमारे भाव और विचारों का भाषा कहलाता है ना। अब देखिए भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप है ना। कितने रूप है इसके? दो रूप है ना। एक तो मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा जैसे कि हम बोल रहे हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी, और लिखी हुई भाषा जैसे कि हम कोई चीज लिख के भेजेंगे तो वो लिखित भाषा कहलाएगी। अब यहाँ पर दिया है मौखिक भाषा, जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। उदाहरण जैसे कि वार्तालाप, काव्य पाठ, भाषण, रेडियो प्रसारण, नाटक, चलचित्र, वाद विवाद, कथा वाचन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? मौखिक भाषा के अंतर्गत आएंगे। अब उसके बाद देखिए लिखित भाषा क्या होती है ना। ये मौखिक हो गए, उसके बाद लिखित, है ना। उदाहरण आपको आ सकते हैं, जैसे कि दे दिया वार्तालाप, कौन सी भाषा है? तो हमको पता होना चाहिए कि वार्तालाप किसके अंतर्गत आएगा? मौखिक भाषा के अंतर्गत। काव्य पाठ बोला, भाषण बोला, रेडियो बोला, तो हम किसके अंतर्गत लिखेंगे? मौखिक भाषा के अंतर्गत। फिर उसके बाद देखिए लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें व्यक्ति लिखकर अपनी बात कहता है, जैसे कि, और पाठक पढ़कर उसकी बात को समझता है, जैसे कि पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, लिखित वेबसाइट, ये सब क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण है। तो अगर मतलब एग्जाम में आया
कि समाचार पत्र किसके अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा या लिखित भाषा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखित भाषा के अंतर्गत। जबकि हम क्या करते हैं, समाचार पत्र को तो पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको सोच सकते हैं कि मौखिक के अंतर्गत आएगा, नहीं, लेकिन इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा, लिखित भाषा के अंतर्गत। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, देखिए मान्यता प्राप्त भाषाएं, है ना। जो ये पेज नंबर 70 में है, अलंकार के जस्ट बाद में। इसमें देखिए, जिन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी जाती है उसे मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि मान्यता प्राप्त भाषाएं किसे कहते हैं, तो हम क्या आंसर लिखेंगे कि जिन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी जाती है उसे मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। इसमें भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए ये इस प्रकार है, जैसे कि हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये 22 भाषा हैं जिसको संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए बोली किसे कहते हैं, है ना। तो जो भाषाएं, ये भाषा हो गया, अब पर बोली नहीं है, तो देखिए आप इसमें है जो भाषाएं क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है, जो भाषाएं क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है लेकिन संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, उन्हें बोली कहा जाता है। यानी कि बोला गया है कि जो भाषाएं क्षेत्र विशेष में प्रचलित, यानी कि उसका प्रचलन नहीं होता लेकिन संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसको मान्यता नहीं मिलती, ऐसी बोली उन्हें क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ये भाषा का अल्प विकसित रूप है, यानी कि इसका विकास नहीं हो पाता, इसकी प्रगति या उन्नति नहीं हो पाती, तो ये क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगरू, बघेली, मारवाड़ी, मेवाती आदि बोलियों के उदाहरण है। आपको याद रखना पड़ेगा कि भाषा कौन कौन सी है और बोली कौन सी है ना। हमको अगर बोलता है कोई भी भोजपुरी दे दिया, बोला ये बोली है या भाषा, तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये बोली है। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, लिपि, है ना, ये पढ़ेंगे हम लिपि, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा होता है कि उच्चारित ध्वनि को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। यानी जो भी हम उच्चारण करते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अब देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। इसको अंडरलाइन करेंगे आप कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। ये देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर देखिए भाषा दिया है और लिपि दिया है। तो संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। कश्मीरी की कौन सी है, देवनागरी। नेपाली की देवनागरी, मगही की देवनागरी, बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फारसी, जर्मन की रोमन, ठीक है। फिर उसके बाद मराठी की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, संथाली की देवनागरी, बोडो की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन। तो आपको याद रखना पड़ेगा देवनागरी लगभग बहुत सारी है। यहाँ पर हमको पंजाबी की याद रखना पड़ेगा, गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन, ठीक है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। इधर आ जाइए तो इधर देखते हैं हम बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फारसी और जर्मन की रोमन, है ना। अपने को याद रखना पड़ेगा अब अपन सबसे पहले कि बांग्ला की बांग्ला की है, उसके बाद उर्दू की फारसी है, फिर जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये तीनों की रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी। इस प्रकार हमको उसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, ये किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देखिए देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। इसको अंडरलाइन करेंगे, क्या कैसी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। सेकेंड है, इस लिपि के अंतर्गत एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित होता है ना, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह। अगला है, इसके लेखन और मुद्रण में एक रूपता होती है, यानी कि एक सा लिखने में भी वैसी होती है और छपाई में भी एक सी होती है। मुद्रण मतलब छापना, जो मशीन से हम छापते हैं, है ना, उसमें भी एक सी होती है। नहीं तो कुछ कुछ छपाई में कोई अलग अक्षर भी होते हैं, जैसे कि हम ला लिखते हैं, है ना, तो हम ला इस प्रकार से लिखते हैं, जबकि मुद्रण में कई बार ऐसा भी ला आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। उसके बाद देखिए ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। बायां हाथ हमारा ये उल्टा हाथ है ना, दायां मतलब सीधा, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। मतलब जैसे हम लिखते हैं, हमने बाएं से दाएं लिखे तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब देखिए भाषा लिपि दोनों हो गया। अब हम व्याकरण बताते हैं आपको, है ना। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वो
शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। क्या करता है? व्याकरण जो होता है भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। ठीक है, कि हम कैसे शुद्ध लिखें और बोलें। दूसरे शब्दों में यह भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है कि हमको किस प्रकार से सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह हमें बताता है कि भाषा में किस शब्द का प्रयोग कब और कहाँ और कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार व्याकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये व्याकरण की भी विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी है ये अब हम जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला कि सबसे पहले व्याकरण भाषा के नियम बताता है ना, बताता है ना कि हमको किस प्रकार नियम से प्रयोग करना चाहिए। सेकेंड, यह वाक्यों में शब्दों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है ना। उसके बाद व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्यों के प्रयोग के नियम से अवगत कराता है। क्या क्या? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। तो इनके प्रयोगों के नियम से हमें का बोध कराता है या अवगत कराता है। उसके बाद व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसी में अगर विचार कर देते हैं तो व्याकरण के अंग बन जाएंगे ये कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, ये हो गया विशेषताएं व्याकरण की। अब देखिए आओ करे 7 से हमको करना है, तो ये हम आपको कल करवा देंगे। आपसे जितने बनेंगे क्वेश्चन वो आपको आओ करे 7, 8, 9 है ना, और उसके बाद 10, 11 इतने हैं। तो आप लोग जितने बनेंगे आप करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज आपको बिल्कुल ध्यान से जो चीज हमने पढ़ाई है, यानी कि ये भाषा, लिपि और व्याकरण, उसकी तैयारी करना है। उसके बाद आप आओ करें जो भी है और मेरी बारी इससे संबंधित वो क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे तो आप करेंगे, अन्यथा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो समझा देंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।